जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। पिछले एक दो दिनों में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में जीका वायरस के बारे में जिक्र हुआ है कि भारत के अंदर जीका वायरस आउटब्रेक हुआ है, और बहुत सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे कि ये जीका वायरस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और किन लोगों को ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा ये आर्टिकल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जहां पर बताया गया है केरला के अंदर अभी एक जीका वायरस कंफर्म किया गया है। साथ ही साथ 13 लोगों को सस्पेक्टेड माना गया है इस केस के रिगार्डिंग। उसी वजह से आर्टिकल आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं ये टॉपिक आपका यूपीएससी जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। आप लोगों ने पास्ट ईयर पेपर्स देखे होंगे, वहां पर डिजीज के बारे में काफी हद तक क्वेश्चंस बने हैं। कोई भी डिजीज अगर न्यूज में है तो उसके बारे में पढ़ लेना अच्छा है, क्योंकि यहां पर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन फर्दर डिस्कशन से पहले गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड आवर स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप, और यहां पर जाकर आप लोग यूपीएससी के कोर्सेज को अवेल कर सकते हो बहुत ही ज्यादा मिनिमम प्राइसेस में, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ स्टडी ग्लोज का एक और यूट्यूब चैनल है वनडे एग्जाम्स के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसको। साथ ही साथ यहां पर इस ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीपक यादव एजुकेशन, चाहो तो फॉलो कर लेना। अपनी क्वेरीज मुझसे जितनी भी है आप लोग यहां पे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं जीका वायरस के बारे में। तो देखो, जीका वायरस एक मॉस्क्यूटो बॉर्न फ्लेवी वायरस है। ये जो वायरस है ये मॉस्क्यूटे से होता है, सिंपल सी बात है। और इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था युगांडा के अंदर 1947 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तो युगांडा के अंदर पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया है 1947 में मंकीज के अंदर। देन उसके बाद ये ह्यूमंस के अंदर आइडेंटिफाई किया गया 1952 में, अगेन युगांडा के अंदर, साथ ही साथ तंजानिया के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बार इसको कहां पे आइडेंटिफाई किया गया था। अब हम बात करेंगे इसके ट्रांसमिशन की, तो कैसे ट्रांसमिट होता है। तो देखो, ये जो जीका वायरस डिजीज है ये प्राइमरीली ट्रांसमिट होती है एडिस मॉस्क्यूटो से, यानी कि जो ये मच्छर है, कौन सा वाला, ये वाला, इसी को एडिस मॉस्क्यूटो बोला जाता है। और इसी की वजह से जो डेंगू वगैरह है वो भी काफी हद तक फैलता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो यहां पर यही मॉस्क्यूटो जिम्मेदार है इस जीका वायरस डिजीज का, जिसको हम लोग एडिस इजिप्टी भी बोलते हैं। साथ ही साथ बिल्कुल यही मॉस्क्यूटो है वो जिसकी वजह से डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं, वो भी ट्रांसमिट होती हैं इसी मच्छर की वजह से। जो ये जीका वायरस है ये ट्रांसमिट होता है मदर टू फोटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और सबसे पहली चीज आपको यही ध्यान रखना है, जीका वायरस से जो सबसे ज्यादा खतरा है वो प्रेग्नेंट वीमन को आपको देखने को मिलेगा। और प्रेग्नेंट वीमन में ये वायरस मदर से लेकर फोटस तक, यानी जो वॉर्म में उनके बेबी बन रहा है, ठीक है, उसके ऊपर काफी बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ ये वायरस ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी यहां पर आपको इसका ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। या फिर ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसकी वजह से, या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उसकी वजह से भी यह जीका वायरस डिजीज ट्रांसमिट होती हुई नजर आती है। इस मच्छर को एक बार और देख लो, इसी की वजह से यहां पर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये नाम याद रख लेना, कौन सा मॉस्क्यूटो है, वो है एडिस इजिप्टी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की, इसके लक्षण क्या है। तो देखो, सिम्टम्स यहां पर आपको थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे। यहां पे होता क्या है, सर में दर्द हो रहा है, मसल्स और जॉइंट में पेन हो रहा है, फीवर हो गया, रैशेस हो गए, तो इस तरीके की दिक्कतें ये देखने को मिल जाती हैं। ये सारे लक्षण हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये जीका वायरस इन्फेक्शन के लक्षण देखने को ही नहीं मिलते हैं। मतलब उनको इन्फेक्शन से ये इन्फेक्ट हो चुका है वो व्यक्ति, लेकिन क्या है, उसके अंदर ये लक्षण जनरेट नहीं हुआ है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वो ये है, जीका वायरस इन्फेक्शन जो है प्रेगनेंसी के टाइम पर काफी बुरी तरह से इफेक्ट करता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। दूसरी चीज, जो बेबी पल रहा है विमेन के वॉर्म में, ठीक है, उसको बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। इनफैक्ट यहां पर उसको माइक्रोसेफेली हो जाता है। ठीक है, तो ये माइक्रोसेफेली नाम याद रखना है। अब ये कौन सी बीमारी है, यहां पे क्या होता है, बच्चे का जो सर है उसका एक नॉर्मल साइज होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल साइज से भी छोटा सर होता है, उसी कंडीशन को बोलते हैं माइक्रोसेफेली। नहीं समझ में आया, आप समझ में आएगा। इस पिक्चर में मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो सबसे पहला वाला बेबी देख पा रहे हो, ये वाला, तो यहाँ पे आपको ये नॉर्मल साइज देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे बच्चे का सर थोड़ा सा छोटा हो चुका है, ये कंडीशन माइक्रोसेफेली की है। देन उसके बाद यहाँ पर बच्चे का सर और भी बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, ये कंडीशन है बेबी विद सीवर माइक्रोसेफेली, यानी कि काफ़ी बुरी कंडीशन से यहाँ पर ये माइक्रोसेफेली से गुजर रहा है। और माइक्रोसेफेली के पीछे का रीज़न क्या है, वो है ये मच्छर, वो है ये जीका वायरस। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है।
देन उसके बाद ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो कैसे सही किया जा सकता है इसको। देखो कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है जीका के लिए। आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है अपने रेस्ट के ऊपर, थोड़ा सा आराम करो, रिहाइड्रेट करो अपनी बॉडी को, मतलब कि पानी वगैरह ज़्यादा पीते रहो, अपने बॉडी को वापस से आपको रिहाइड्रेशन में लेकर आना है। साथ ही साथ जो भी आपको फीवर हो रहा है, जैसे कि हमने देखा कि अभी इसके लक्षण में बुखार भी है, साथ ही साथ आपके मसल्स में जॉइंट में पेन हो जाता है, तो फीवर और पेन को रोकने के लिए एक मेडिसिन रिकमेंड करी गई है, एसिटामिनोफेन। तो ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है और जो है यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत के कोई प्रोग्राम है, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार क्या प्रोग्राम्स चला रही है, क्या इनिशिएटिव्स चला रही है इन टाइप की डिजीज को रोकने के लिए। तो सबसे पहला आप लिख सकते हो एक प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। यहां पर क्या होता है कि जितने भी जो भी डिजीज वगैरह हैं इनको मॉनिटर किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक लेबोरेटरी वगैरह बना रखी है, तो उस लेबोरेटरी को थोड़ा सा और ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो स्ट्रेंथन किया जाता है, ताकि एक डिजीज सर्विलेंस सिस्टम बनाया जा सके। ठीक है, मतलब कि सर्विलेंस सिस्टम तो है ही हमारे पास, तो जितनी भी ये बीमारियां हैं, जितनी भी डिजीज हैं, उनके ऊपर एक निगरानी रखी जा सके, साथ ही साथ इनके ट्रेंड्स के ऊपर फोकस किया जा सके, इनको मॉनिटर किया जा सके और इनके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की जाए। देन उसके बाद सेकंड इनिशिएटिव क्या है, सेकंड इनिशिएटिव है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक नोडल एजेंसी है जो कि ये भी यहाँ पर जो भी बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम करती है। अब कौन कौन सी बीमारियां हो गई, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फ्लैरेसिस, काला अजहर, जापानीज एनसेफेलाइटिस, उसके बाद चिकनगुनिया हो गया। तो ये सब बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी जो कि भारत के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन बीमारियों को रोकने के लिए ये इनिशिएटिव उठाया गया है। थर्ड एक लास्ट इनिशिएटिव है सरकार का, वो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में आता है। इसका काम है जो माइक्रोसेफली है, माइक्रोसेफली कौन सी है, ये जो कि हमने अभी देखा था ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो इस माइक्रोसेफली को रोकने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर इनिशिएटिव काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ फिर से मैं बताता हूं, अगर आप लोगों को कोई भी यूपीएससी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वेरीज होती हैं, तो जाकर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यह है मेरी आईडी दीपक यादव एजुकेशन। साथ ही साथ स्टडी ग्लोज के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।